अस्सलाम वालेकुम जी। शफीक अवान, खालिद क्यूम और सलमान आबिद के साथ मैं हूँ इसार राना और प्रोग्राम खबर की खबर में आपको खुशामदीद कहता हूँ। आज जुम्मा है और हमारी दुआ है कि आज बाबरकत दिन है और ये दिन आपके लिए खैर बरकत लेके आए और पाकिस्तान के लिए अच्छी खबरें लेके आए। अखबारात ने ख़बरों को और इश्यूज़ को किस तरह देखा, एक नज़र देखते हैं। करप्ट नासिर के लिए खतरे की घंटी बज गई। वजीर आजम इमरान खान की साबिक और मौजूदा दौर हुकूमत की करप्शन बेनकाब करने की हिदायत और अवाम को फौरी रिलीफ फराहम करने के लिए हुकूमती इकदाम आज के तमाम कौमी अखबारात में नुमाया तौर पर शाया हैं। रोजनामा नवाए वक्त की सुर्खी पंजाब में बल्दियाती इलेक्शन से मुतालिक है। अल्फाज हैं, पंजाब में बल्दियाती इलेक्शन वोटिंग मशीन पर होंगे, अपोजिशन मुज़ाकरात करे। वजीर आजम की ज़ेर सदारत PTI कोर कमेटी का इजलास। रोजनामा पाकिस्तान ने वजीर आजम इमरान खान के बयान को अहमियत दी। मौजूदा दौरे हुकूमत की करप्शन बेनकाब की जाए, वजीर आजम इमरान खान। वजीर आजम के इसी ऐलान को रोजनामा जंग ने कुछ इस अंदाज से पेश किया, हुकूमती करप्शन भी सामने लाएं, करप्ट लोगों को सपोर्ट करने वालों से रियायत नहीं बरती जाएगी, वजीर आजम इमरान खान। रोजनामा दुनिया ने वजीर आजम के बयान से इन अल्फाज को सुर्खी के लिए लिया। महंगाई से लोगों की तकलीफ का एहसास है, सब्सिडी का काम तेज किया जाए, वजीर आजम इमरान खान। रोजनामा एक्सप्रेस ने वफाकी वजीर इत्तलात और नशरियात के बयान को नुमाया तौर पर शाया किया। 11 लाख लोगों को तो सिर्फ बैरून मुल्क नौकरियां मिल गयी, चौधरी फवाद हुसैन। इंग्लिश अखबार डॉन की टॉप स्टोरी के अल्फाज हैं, सेंटर अर्जेस सिंध बलोचिस्तान टू ज्वाइन राशन हेल्थ स्कीम्स। डेली टाइम्स की लीड स्टोरी है, LG इलेक्शंस इन पंजाब टू बी हेल्ड थ्रू EVMs, फवाद चौधरी। द न्यूज की मेन स्टोरी है, एक्सपोज गवर्नमेंट करप्शन ऑल्सो, PM। द नेशन इंतखाबी इस्लाहात पर सदर मुमलिकत के दस्तखत को हेडलाइन के तौर पर लिया। प्रेसिडेंट अलवी साइंस इलेक्शंस रिफॉर्म बिल इनटू लॉ। ये थी जी अखबारात ने जो नज़र डाली खबरों पे और हमने अखबारात पे नज़र डाली और अब हम नज़र डालते हैं रन डाउन के ऊपर। मौजूदा साबिक दौर की करप्शन बेनकाब की जाए, वजीर आजम इमरान खान। पंजाब बल्दियाती निज़ाम, हुकूमत और इत्तेहादी जमातों में मामला तय। बैरून मुल्क रोजगार के मौके और हुकूमती इकदामात। सिंध का बल्दियाती निज़ाम, हुकूमत और अपोजिशन जमातें आमने सामने। और NA 133 पीपल्स पार्टी नून लीग भी आमने सामने। इंतखाबी मुहिम आज रात खत्म हो जाएगी। रोजनामा दुनिया में डॉक्टर रसूल बख्श रईस साहब का कालम है, खोखली सियासत, उस पर बात होगी। दी न्यूज़ का इदारिया है EVM पे, उस पर बात होगी। और टॉप ट्रेंड जो है वो भी NA 133 है। अस्सलाम वालेकुम जनाब। ये जो जुम्मे का दिन होता है और हमारा हफ्ते का आखिरी प्रोग्राम होता है, इसमें हमें ऐसे अब क्यों लगता है कि ज़रा हम बड़े लेज़ी से हो गए हैं और रिलैक्स हो गए, हफ्ता निकाल लिया। और खालिद साहब और सलमान साहब के लेज़ी से ज़्यादा लगता है आप खुश हैं कि अगले 2 दिन छुट्टी है। ये असल में इश्यूज़ जो हैं, देखें इश्यूज़ हों तो हम उस दिन अपना हमारी एनर्जी भी होती है और हमारा जो चेहरा आपकी तरह जगमगा रहा होता है। वैसे तो हम लूमी होते हैं, लेकिन जब आपको देखते हैं तो हम भी जगमगा जाते हैं। इश्यूज़ हों तो फिर हम भी, हमारे में भी एनर्जी आई थी। दूसरा, हमारी जो ज़ोरदार गुफ्तगू होती है वो सियासत पर होती है। और आज हमने सुबह तमाम अखबारात देखे हैं, इंग्लिश और उर्दू अखबारात, तो उनमें हमें सियासी इशूज़ जो हैं वो कम नज़र आए हैं, इक़्तिसादी इशूज़ जो हैं वो ज़्यादा नज़र आए हैं। और दूसरे जो मसाइल हैं उस हवाले से आपने खालिद साहब दूसरा पहले कर दिया, पहला करते हैं। एक्चुअली ना खालिद क्यूम ने ये बात महसूस की है कि जब वो पहला कर देते हैं ना बात, तो हम उन्हें दूसरा नहीं करने देते। तो अब उन्होंने कहा पहले मैं दूसरा करूंगा, फिर मैं पहली बात करूंगा। सलमान साहब बताएंगे दूसरे में पाबंदी कब लगी थी, क्या वजह थी? ये तो कौन सा खिलाड़ी था? नहीं, मैं बताता हूँ, क्योंकि क्रिकेट मेरा वो है। सकलैन मुश्ताक साहब ने दूसरे का इजाद किया था। सकलैन मुश्ताक इस दी जिम लेकर के बाद वो वाहिद ऑफ स्पिनर है जिसने अपनी ऑफ स्पिन से पूरी दुनिया के अंदर एक जगह बनाई। उसने दूसरे का इजाद किया, उसको दूसरे को हमारे फैसलाबाद वाले ने अडॉप्ट कर लिया। ऑफ स्पिनर ने। अच्छा, वहाँ पे ये हुआ कि जब वो उसने बहुत ही ज़्यादा अच्छे बॉल करने शुरू किए तो ICC के पेट में दर्द उठी और उन्होंने उसका बॉलिंग एक्शन को रिपोर्ट करवा के और उसे बैन लगवा दिया। और सईद अजमल जैसा अजीम क्रिकेटर जो है वो क्रिकेट से बाहर हो गया। जबकि ऐश्वन जो भारतीय बॉलर है वो उसका एंगल भी उतना ही वो होता है, लेकिन उसको उन्होंने
आईसीसी पे बड़ा कंट्रोल बस है आपसे इंडिया में। गुजारिश है कि इनके दूसरे पे पाबंदी न लगाइएगा। नहीं, ये इनका जो दूसरा है ना, देखें, नहीं, तीसरा तो मैंने खुद ही छोड़ कंट्रोल कर ले। और खालिद कयूम ने मुझे बताया कि जी मैंने तीसरा छोड़ दिया क्योंकि तुझे दूसरा नहीं करने देते, तो मैं तीसरा कितों करा नहीं, जाए। पहला होने के बाद जब दूसरा आता है तो मैं उससे पहले आप दोनों की तरफ देखना शुरू कर देता हूं। अच्छा, वैसे ये वाकई सही बात है, जब ये दूसरा करते हैं ये हमारी तरफ देखते हैं और हम एक दूसरे की तरफ देख रहे होते हैं। अब आइंदा से मैं सलमान की तरफ नहीं, सलमान साहब भी देखते हैं, सलमान साहब को तुम्हें कैमरे में नहीं आते, इनके साथ बैठे ना इसलिए। हाँ, वो दरअसल मैं नजर आपको यकीन दिलाता हूँ कि आज जो है दूसरा भी नहीं आएगा, तीसरा भी नहीं आएगा, एक ही रहेगा। पहले पे ही सारी बात होगी। अच्छा जी, वजीर आज़म इमरान खान साहब ने एक बार फिर जो है उन्होंने अपना मौक़िफ़ जो है उसके ऊपर डटे हुए हैं और वो कहते हैं कि अपनी पॉलिसी से पीछे नहीं हटेंगे, करप्शन करने वाला जो भी हो गिरफ्तार किया जाए और उसे गिरफ्तारी में लाया जाए। उन्होंने तो यहाँ तक कहा कि मौजूदा और माजी की जितनी करप्शन है वो सामने लाएं, और उन्होंने जो वहाँ वज़रा मौजूद थे उन्होंने कहा कि आप सीनियर मोस्ट वज़ीर हैं, आप ज़रा एक कदम आगे आएँ और आके करप्शन के ख़िलाफ़ अपने बयानिए को मज़ीद मजबूत करें। तो मुझे तो जो मैं फ़ील करता हूँ, हमने अक्सर अपने प्रोग्राम में भी कहा है कि इमरान खान साहब इस बात पे आखिरी दिन तक डटे रहेंगे कि करप्शन और सच्चाई के अंदर जो लकीर है वो कौम को समझनी पड़ेगी। बिल्कुल ठीक है राणा साहब। असल में जो ये प्राइम मिनिस्टर साहब के जो बयान का लुबे लुबाब लिया जाए ना, वो है इंतकाम नहीं इत्तेसाब। अब माजी में देखें, अपना नवाज शरीफ साहब थे या आसिफ जरदारी साहब थे, वो दोनों ने एक दूसरे के खिलाफ गने तेज़ की हुई थी, और साबिर रहमान, सैफुर रहमान साहब और दूसरे लोग, और वो टारगेट करते थे सिर्फ अपोजिशन को। लेकिन इमरान खान साहब ने ये फतियाना साहब को, नूर आलम साहब को ये कहा कि आप जो हुकूमतों, अगर हुकूमतों को करप्शन हो रही तो उसको भी हाईलाइट करें, उसके खिलाफ भी एक्शन लें। अब बड़ी खबर गर्म थी कि फतियाना साहब को शायद हटा दिया जाए। ज़ाहिर है हुकूमत में आपके दोस्त और दुश्मन होते हैं कि वो पब्लिक अकाउंट कमेटी से हटा दिया जाए, लेकिन उन्होंने अपना पॉइंट ऑफ व्यू पेश किया और इमरान खान साहब ने उनकी सुनी और उन्होंने ये फैसला किया कि नहीं, आप कंटिन्यू करेंगे। असल में जो हमारे होते हैं ना मीडिया ब्रिगेड वाले और कुछ दूसरे जो सियासतदान भी होते हैं हुकूमत के अंदर भी, वो अपना लगे होते हैं कि भाई मुखालफत बराए मुखालफत, और वो अपनी जगह बनाने के लिए कि भाई यह बंदा ठीक नहीं है। लेकिन प्राइम मिनिस्टर ने खुद उनको बुलाया, उनकी सुनी, और ये इसका मतलब ये है कि प्राइम मिनिस्टर जो सुनते हैं, सुन के फैसला करते हैं। माजी का तरह नहीं है कि नवाज शरीफ को जो पसंद नहीं है वो बाहर हो गया, या आसिफ साहब को पसंद, जरदारी साहब को पसंद नहीं वो बाहर हो गया। ये भी उनका एक जमहूरी जो है, जमहूरियत उनके अंदर जो है उन्होंने उसका इजहार किया है। और फिर आप देखें कि ये अपना इससे जो फिर उन्होंने क्या फतियाना साहब ने कहा कि हुकूमती मशीनरी जो है वो हम एहतसाब केस आगे फॉरवर्ड करते हैं, वो फॉरवर्ड नहीं करती, लेके फाइलें बैठ जाते हैं, नैब उस तरह नहीं करता। तो मेरे ख्याल है ये जो प्राइम मिनिस्टर का पैगाम है ये हुकूमती मशीनरी और नैब को भी है कि भाई अगर करप्शन के खिलाफ अपना जिहाद करना है, कोई कार्रवाई करनी है तो उसको रैंडम करें, सिर्फ अपोजिशन को टारगेट ना करें, और ये बहुत अच्छी बात है। ये कल वज़रा ने जो स्टांस लिया वो ये था कि इदारों की कमज़ोरी के बायस केस जो है वो मंतक के अंदर अंजाम तक नहीं पहुँचते। तो इदारों को तो हुकूमत क्या कर सकती है? देखिए, पहली बात तो यह है कि अमूमी तौर पे हमारी सियासत में जो वज़ीर आज़म होते हैं ना, उनका जोर होता है अपोजिशन के ऊपर, अपने अंदर नहीं होता। इमरान खान साहब उन लोगों में से हैं जिन्होंने ये कहा है कि हमारे अपने अंदर भी अगर कोई ऐसे लोग हैं जो करप्शन या बदनवानी की सियासत कर रहे हैं हुकूमती छतरी के नीचे या हुकूमती ओहदे के नीचे, तो उनको भी अकाउंटेबल किया जाए, उनको भी सामने लाया जाए। एक बात। दूसरी बात, देखिए, ये सऊदी अरब वाला निज़ाम नहीं है, ये पाकिस्तान का एक सियासी निज़ाम है जिसमें इदारों के ज़रिए आप एहतसाब के अमल को आगे लेके चलते हैं। अब प्रॉब्लम ये आ रहा है, हमारे जो इदारे हैं, चाहे वो नैब का इदारा है, चाहे वो FIA का इदारा है, चाहे वो आपके अदालती निज़ाम है, आपके तफ्तीशी निज़ाम हैं, उसके अंदर इतने गैप्स हैं कि अगर हुकूमत चाहे भी तो उन लोगों को, जब तक आप इदारों के अंदर एक बड़ी सर्जरी ना करें, जब तक आप एक बड़ी रिफॉर्म्स ना करें, जब तक आप इदारों के अंदर एक सेम पेज का कॉन्टेक्स्ट डेवलप ना करें। और देखिए, बात ये जो इल्ज़ाम लगता है ना कि जी कि हुकूमत जो है वो यकतरफा मामला चला रही है, अगर आपके इदारे स्ट्रांग हो तो यकतरफा वाला मामला नहीं रहता। फिर इदारे जो है वो खुद दो तरफा लोगों को पकड़ते हैं, उधर भी पकड़ते हैं, इधर भी पकड़ते हैं, क्योंकि इदारे खुद मुख्तार होते हैं, आज़ाद होते हैं, शफाफ होते हैं। तो इसलिए मैं ये समझ रहा हूँ जो प्रॉब्लम इस वक्त है ना PTI गवर्नमेंट के अंदर, वो ये है कि क्योंकि मैंडेट अभी उस तरह से बड़ा वाजे नहीं है, बहुत इत्तेहादी जमातों के ऊपर खड़े हैं। जो इदारा जाती रिफॉर्म्स होनी चाहिए थी उसका इतराफ़ प्राइम मिनिस्टर ने खुद भी किया है कि जिस अंदाज से इदारों के अंदर रिफॉर्म्स होनी चाहिए थी वो नहीं हो पा रही हैं। और ये जो फतियाना साहब ने बात की है, बिल्कुल ठीक कहा है कि बहुत से मामलात इदारों के अंदर जो समझौते की सियासत है, इदारों के अंदर जो मफामत की सियासत है, इदारों के अंदर जो नेक्सस बने हुए हैं, उसकी वजह से आपका एहतसाब का अमल आगे नहीं बढ़ रहा। और आपको पता है
इन इदारों के अंदर जो भर्तियां हुई हैं वो कैसे हुई हैं, ठीक। किन हुक्मरानों ने की हैं, किस तरह से उन्होंने उनको नवाजा है, किस तरह से अकरा परवरी की है, वो खुद भी एक बड़ी रुकावट बनते हैं एहतसाब के अमल को आगे लेके जाने। ठीक है। अच्छा, वज़ीर आज़म ने कहा कि जनाब अगर कोई इन करप्शन केसेस पे मट्टी डालने की कोशिश करे तो आप मुझे बताएं। इसका मतलब ये हो कि वज़ीर आज़म बराह रास्त जो है इन चीज़ों में इन्वॉल्व हैं और वो ये चाह रहे हैं कि उनकी टीम जो है वो भी थोड़ा सा एक कदम आगे आए। देखिए राणा साहब, पार्लिमान की सतह पर ये जो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी है, ये इत्तेसाब का सबसे बड़ा जो अदारा है और इस अदारे के मामले पर वज़ीर आज़म पाकिस्तान का जो बयानिया है वो दुरुस्त साबित हुआ है कि जब शहबाज शरीफ साहब जो हैं बतौर अपोजिशन लीडर इसके सरबराह बनना चाहते थे तो इसमें जो है वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने इस पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया, हुकूमत की तरफ से इतराज़ात किए गए, जिसकी बुनियाद पर फिर शहबाज शरीफ साहब को पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की जो चेयरमैनशिप है उससे दस्तबरदार होना पड़ा और उसके बाद राना तनवीर हुसैन को चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी जो है वो बनाया गया। तो इस हवाले से वज़ीर आज़म के तहफ़्फ़ुज़ात इस बना पर भी दुरुस्त साबित हुए कि आपने देखा कि कई बार जो चेयरमैन PAC हैं राना तनवीर हुसैन वो चेयरमैन नैब को तलब कर चुके हैं। असरअंदाज जो है नैब के अमल पर, इत्तेसाब के अमल पर, जो पार्लियामेंट से बाहर जो इत्तेसाब है उस पर असरअंदाज होने की कोशिश की। और अगर शहबाज शरीफ साहब चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी होते और जब उनके खिलाफ, जबकि उनके खिलाफ नैब के अंदर केसेस भी चल रहे होंगे, हो रहे थे, तो वो उस पर असरअंदाज हो सकते थे। इसको रोका। और पंजाब के अंदर भी पिछले 3 साल से जो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी है वो इस वजह से तश्कील नहीं पा सकी। हमजा शहबाज जो है वो दस्तबरदार होने के लिए तैयार नहीं है, जबकि हुकूमत की तरफ से बार बार कहा जा रहा है कि आप किसी और अपोजिशन के मेंबर को PAC का चेयरमैन बना लें, लेकिन अपोजिशन इस पर आमादा होने के लिए तैयार नहीं। अच्छा, ये एहसास साहब ये बताइए, जैसे आपने कहा कि प्राइम मिनिस्टर बड़े कमिटेड है एहतसाब के कॉन्टेक्स्ट में, और 2023 के इलेक्शन जब होंगे तो लोग तो उनको इसी तरीके से परखेंगे ना कि एहतसाब के अमल में क्या हुआ है। तो कैसे प्राइम मिनिस्टर जस्टिफाई करेंगे इस पूरे कॉन्टेक्स्ट को अगर ये एहतसाब का अमल तेज़ नहीं होता? देखिए सलमान साहब, मुझे कहते हुए दुख तो महसूस हो रहा है कि हमारे आप किसी शोबे को भी ले लें, उसमें करप्शन इस हद तक सरायत कर गई हुई है कि वो अब हमारा लाइफस्टाइल बन गया है। मैं एक छोटी सी मिसाल देता हूँ। मैं ना तरबूज लेने गया तो उसने कहा जी शर्तिया मीठा तरबूज है। मैंने कहा कहीं से भी उठा लो, उसने कहा जी कहीं से भी उठा लो। मैंने उठा लिया, मैं घर ले आया, काटा मीठा था। मैं फिर गया, मैंने उसे कहा, मैंने कहा यार तेरा हर तरबूज मीठा क्यों है? कहता जी अल्लाह दी देन है। मैं जब जरा सा आगे हुआ तो जो साथ के दुकान वाला था कहता है थले जड़ा इंजेक्शन पे है ना स्क्रीन का वो भी काट के देख लो, जिसको वो हर एक को वो लगाता है। इससे आप अंदाजा करें कि निचली सतह पे दूध, कल 50 टन मुर्दा मुर्गी लाहौर में पकड़ी इदारों ने, जाली दूध, केमिकल का दूध, गोश्त के अंदर पानी लगा के उसे वजनी करना, गंदे पानी के अंदर सब्जियों को उगाना। ठीक है, छोटे छोटे जो लोग हैं, किराया, पेट्रोल बढ़ता है 10 रुपये और किराया बढ़ जाता है 20 रुपये। ये सारी सोसाइटी का अलमिया है। इसमें इमरान खान साहब पे अगर कोई ये बंदा बात कहे कि जी देखें उनके दौर में करप्शन के खिलाफ एहतसाब तेज़ नहीं हुआ, तो अकेला इमरान खान क्या कर सकता है? जब तक पूरी कौम इस बात को तस्लीम नहीं करेगी कि हमने करप्शन के खिलाफ स्टैंड लेना है। और शफीक साहब, करप्शन के खिलाफ स्टैंड तब लेंगे हम जब हम अपने आप से आगाज करेंगे। अगर मैं दूध बेचने, कपड़ा देने वाला हूं, मैं कम कपड़ा नापूं और दूध बेचने वाला उसमें केमिकल डाल दे और मसालों की जगह हम पिसी हुई ईंटें शामिल कर दें और हम कहेंगे जी ऊपर के लोग जो है ना वो, हाँ जी, जो हुक्मरान है वो उनमें खुलफाए राशिदीन की झलक नजर आनी चाहिए, तो हमारे किरदार में साहबा की झलक क्यों नहीं नजर आ सकती? बिल्कुल ठीक है। लेकिन राणा साहब एक क्रेडिट दें आप इमरान खान साहब को। माजी में आपको भी 30-35 साल हो गए इस दश्त की सयाही में, क्या किसी प्राइम मिनिस्टर ने, चाहे वो नवाज शरीफ हों या अपना गिलानी साहब हों या राजा साहब हों या जो मुशर्रफ दौर में आए थे जमाली साहब थे, क्या किसी ने ये कहा कि भैया इधर साफ करना है तो हमारे अपना हुकूमती करो? क्योंकि हालांकि उनके पास एब्सोल्यूट मेजॉरिटी थी, उन्हें ये कोई इत्यादी नहीं थे, लेकिन ये क्रेडिट इनको जाता है। उन्होंने कहा साफ करना है तो बला इम्तियाज करना है। बिल्कुल। एक मैं छोटी सी मिसाल देता हूँ। इस हुकूमत के दौरान जो सबसे बड़ा करप्शन है का केस आया वो था वो रिंग रोड के अंदर जो जगह बदली गई, ठीक है, पिंडी रिंग रोड की, वो करप्शन होने से पहले पकड़ ली गई
और उस पे जुल्फी बुखारी साहब को रिजाइन करना पड़ गया ताकि इसकी गैर जानिबदाराना तहकीकात हो। फिर उसमें जो डीसी थे महमूद साहब, कैप्टन महमूद के कमिश्नर जो थे, वो अभी तक जेल में हैं। और 2 और बड़े ब्यूरोक्रेट जेल में हैं। 2 पंजाब के बड़े अहम तरीन जो वज़रा थे, अब्दुल अलीम खान और सब्तैन खान, अब वो उनको जेल जाना पड़ा, नैब ने गिरफ्तार किया उनको, फिर वो जमानत। इससे अच्छी तो मिसाल आपके सामने नहीं आएगी ना कि आपने करप्शन को पहले पकड़ लिया और पकड़ने के बाद ये नहीं किया कि जी चूंकि पहले पकड़ के छाड़ दो। करप्शन के मुलजिमों को जेल हुई है और वो ट्रायल के अंदर है। और बाकायदा आपको याद है कि जो हमारे जो हुकूमत के लोग पकड़े गए थे, इन्होंने गिला किया था कि देखिए हम हुकूमत में हैं, वजीर हैं। तो प्राइम मिनिस्टर ने कहा था कि इसके ऊपर कोई हम समझौता नहीं होगा। अगर आपके ऊपर मुकदमात हैं, नैब आपको बुला रही है तो आपको पेश होना पड़ेगा और आपको ये अपने आप को जस्टिफाई करना पड़ेगा। इसमें हुकूमत आपको कोई सपोर्ट नहीं कर सकती। बिल्कुल ऐसे ही। अमूमी तौर पर माजी में हमने देखा है कि हुकूमतें जो है वो जिस अंदाज से बिहेव करती रही हैं, क्या मजाल है किसी मिनिस्टर को जो है अब भी करती हैं। आप सिंध के अंदर मिसाल देखें, सिंध के स्पीकर के खिलाफ नैब का केस है और अब वहाँ जो सिंध हुकूमत है वो उनके साथ किस तरह खड़ी हुई है। अच्छा, सबका अखबार में ये होता था, ज़ाहिर है कि हम हुकूमती जो ईवानों में फिरते थे तो वो अपना कहते थे यार इन्होंने मिनिस्टर बना दिया, इनके खिलाफ केस आ गया। यानी अपने खिलाफ मुकदमात चाहे वो अपना अखलाकी हों चाहे वो करप्शन के हों, उससे बचाने के लिए अपने मेंबर को मिनिस्टर बना देते हैं कि चलिए ये इससे बाहर आ जाएगा। बिल्कुल ये सोच थी। शफीक, आप ये देखें, जिस मुल्क के अंदर एक वजीर ख़जाना अदालतों को मतलूब हो और वो वजीर आजम के तैयारे में बैठ के फरार हो जाए, इससे आप अंदाजा कर ले कि जो उस दौर के करप्शन का जो मयार था और उनका स्टैंडर्ड क्या था कि एक बंदा जिसे अदालतें कह रही हैं कि इसने मुल्क की इकोनॉमी का बेड़ा गर्क किया है, वो उसको अब वजीर आजम अपना तैयारा देता है और कहता है तू इसमें बैठ के लंदन भाग जा। इससे बड़ी और ज्यादती क्या होगी? एक शख्स वो जिसके आप जिक्र कर रहे हैं सागदार साहब की, वो सेनेटर है, आज तक वो वहां पर आई नहीं है और कोई कानून ऐसा नजर नहीं आ रहा जिसकी वजह से उनको जो डिसीट किया जा सके और वो जस्टिफिकेशन लेके आ जाते हैं। नहीं, आपने निजाम के अंदर लकूनाज देखें, कैसे कैसे लकूनाज है जो ये हथियार के तौर पर अपने हक में इस्तेमाल करते हैं। एक और भी राणा साहब, इत्तेसाब के अमल में जो एक बड़ी रुकावट है वो ये भी है कि जो नैब के अंदर केसेस हैं उनके फैसले क्यों नहीं होते, क्योंकि वहाँ पर शिकायत है कि जो नैब के आईओज हैं, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स हैं, अब वो जो प्रोसिक्यूशन है उसके साथ पूरी तरह कोऑपरेट नहीं करते, जिस वजह से अदालतों से नतायज जो हैं उस तरह बरामद नहीं होते। वो इन्फ्लुएंस्ड है ना। देखें ये जो खोसा साहब ने कहा था कि ये माफिया और गॉडफादर, ये माफिया और गॉडफादर की तरह ये करते हैं। आप देखें ना, ये जो केस आया रिसेंटली, 2-3 जो केसेस आए हैं, ये वीडियो टेप, ऑडियो टेप और बयानी अल्फी, ये सारा माफिया इस तरह इटालियन माफिया की हिस्ट्री पर ना, गॉडफादर, सिसिलियन माफिया, इटालियन माफिया, तो वो इस तरह करते हैं कि वो इदारों को मफलूज कर देते हैं। वो पुलिस में, आपके प्रोसिक्यूशन में, अदालतों में ऐसे अपने बंदे ले आते हैं कि रिजल्ट उनके हक में निकलता है। और ये देख लें, ये जो मौजूदा अपना अपोजिशन है उसका भी देख लें कि उनको कहाँ से रिलीफ मिल जाता है, क्योंकि 30-35 साल से वो हुकूमत में हैं और हर जगह उनके बंदे हैं, चाहे प्रोसिक्यूशन हो, चाहे पुलिस हो, चाहे FI हो, चाहे नैब हो, और एक और दायरे का हम नाम ही लेते हैं, उनका हम एहतराम करते हैं, हर जगह उनके बंदे हैं जिसकी वजह से उन्हें रिलीफ मिलता है। और लतीफ़ा, मैं आपको सुनाऊं, करप्शन के खिलाफ बोर्ड लगे हुए हैं चारों तरफ। जी, से नो टू करप्शन, और नैब की कैंपेन भी चल रही है। और वो जो कैंपेन जिनको दी गई और जो उसके अंदर मेयार इख्तियार किया गया वो खुद एक लतीफ़ा है। तो मैं इससे आगे नहीं कहना चाहता। अच्छा जनाब, बल्दियाती निज़ाम के हवाले से हुकूमत और इत्तेहादी जमातों में बड़े दिनों से डेडलॉक है और मैं इस डेडलॉक को पॉजिटिव समझता हूँ कि आप अगर किसी चीज़ पे इख्तिलाफ है तो आप उस पर खुल के बात करें, और ठीक है, ये बिल्कुल हर एक का हक है। लेकिन इतरात ये हैं कि जनाब अली वो डेडलॉक ख़त्म हो गया। पहले मैं चाह रहा था एक रिपोर्ट ओवरऑल सिचुएशन पे आपके साथ शेयर करूं, फिर मैं आगे बात करता हूं। इलेक्शन कमीशन बहुत दुरुस्त सिमत में आगे बढ़ रहा है। उन्होंने जो टेक्निकल कमेटीज अपनी कॉन्स्टिट्यूट की हैं, हमने आगे जाके इन इलेक्शंस को EVM के ऊपर जो है वो कराना है। हम अपोजिशन को आज भी कहते हैं बड़ी इस्लाहात के ऊपर आए, हमारे साथ बैठे, हमें बताएं ये इस्लाहात गलत है, आप अपनी दे दें। ये सारे थके हुए पहलवानों का इज्तिमा है। वफाकी वजीर इत्तलात और नशरियात चौधरी फवाद हुसैन ने एक बार फिर वाजे किया है कि पंजाब में बल्दियाती इलेक्शन EVM से होगा। इत्तेहादियों से बहुत अच्छी बात हो गई, अब कोई मसला
फैसला नहीं है। वजीर आजम की ज़ेर सदारत PTI की कोर कमेटी इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए वफाकी वजीर इत्तलात और नशरियात चौधरी फवाद हुसैन का कहना था कि नया लोकल गवर्नमेंट एक्ट चंद रोज में मंजूर हो जाएगा। EVM के हवाले से ऑपोजिशन अपने तहफ्फुज़ात खुद दूर नहीं करना चाहती। इलेक्शन कमीशन दुरुस्त सिमत में आगे बढ़ रहा है। टेक्निकल कमेटियों की तश्कील से मालूम होगा कि किस तरह EVM पर इलेक्शन कराना है। इलेक्शन कमीशन बहुत दुरुस्त सिमत में आगे बढ़ रहा है। उन्होंने जो टेक्निकल कमेटीज अपनी कॉन्स्टिट्यूट की हैं उसके नतीजे में एक एवेल्युएशन हासिल हो जाएगी कि किस तरीके से हमने आगे जाके इन इलेक्शंस को EVM के ऊपर जो है वो कराना है। उन्होंने कहा कि सिंध हुकूमत भी अवाम दोस्त इकदाम करे। सिंध में एंटी पीपल्स हुकूमत कायम है। सिंध हुकूमत इसलिए परेशान है कि एहसास प्रोग्राम से वजीरों मशीरों के फायदे खत्म हो जाएंगे। PDM थके हुए पहलवानों का मजमुआ है। वफाकी वजीर इत्तलात और नशरियात चौधरी फवाद हुसैन ने कहा कि नून लीग और पीपल्स पार्टी अपने दौर में पॉलिसियाँ बेहतर रखते तो आज हमें बैरूनी दुनिया पर इन्हिसार न करना पड़ता। आज इन्हीं के करतूतों की वजह से पाकिस्तान में महंगाई है। अगर नून लीग और पीपल्स पार्टी और शाहिद खाकान अब्बासी साहब अपनी दौर में पॉलिसीज बेहतर रखते और आज हमारी डिपेंडेंस ना होती अपनी इतनी ज़्यादा बाहर के ऊपर, तो हमारी महंगाई में हालात ये ना होते। महमूद रशीद साहब हैं, सूबाई वज़ीर बल्दियात हमारे साथ हैं और अपडेट मैंने कहा उनसे लें। सर, क्या पोजीशन है, डेडलॉक ख़त्म हुआ इत्तेहादियों के साथ? जी, उसमें कुछ तब्दीली करके अब चीज़ें फाइनल हो गई हैं। अभी थोड़ी देर पहले मीटिंग थी इत्तेहादियों के साथ और उसमें जो आपस में एक दो चीज़ों के ऊपर तहफ़्फ़ुज़ात थे वो दूर हो गए और अब नए सिरे से वो जो ऑर्डिनेंस था उसके अंदर कुछ तरमीम करके गवर्नर साहब के पास दोबारा चला जाएगा और उम्मीद है कि शाम को वो साइन हो जाएंगे ऑर्डिनेंस के ऊपर। अच्छा सर, EVM के हवाले से हुकूमत और इलेक्शन कमीशन के दरमियान मामला किस सतह पे हैं और किस जगह पे आके कोई मतलब डेडलॉक तो नहीं है? देखिए, ये तो अब नई जो लेजिस्लेशन हुई है फेडरल लेवल पे, उसके बाद तो यही है कि आइंदा तमाम इंतखाबात EVM पे होने चाहिए, क्योंकि अभी नई हल्का बंदियां भी होनी हैं, वोटर्स फहरिस्तें फाइनल हो रही हैं, तो इलेक्शन में कम से कम 4-5 महीने हैं। कमिंग जो इलेक्शंस है इसमें हल्का बंदियां और बाकी सारा जो प्रोसीजर है वो कम से कम 4 महीने का ये प्रोसीजर है। तो इस अरसे के दौरान इलेक्शन कमीशन जो है, हम पूरे पंजाब को एक ही दफा उस इलेक्शन में भी नहीं जाना चाहते। हम ये चाहते हैं अगर EVM मशीनें मैस लेवल के ऊपर नहीं भी आ सकती तो एक एक दो डिवीजन्स के अंदर हम EVM के ऊपर जो है ना इंतखाबात के अंदर चले जाएं और मरहलावार ये इंतखाबात मुकम्मल हो जाएं ताकि इसकी ट्रांसपेरेंसी और शफाफियत जो है ना वो इन इंतखाबात के अंदर होनी चाहिए। अच्छा सर, ये बताइएगा कि इलेक्शन कमीशन ने आपको एक मज़ीद डेडलाइन दे दी है, तो क्या तैयारी है, आप डेडलाइन मीट कर लेंगे? देखिए, हमने इलेक्शन कमीशन ने हमें वर्बली ये कन्वे किया था कि 30 नवंबर तक आप इसमें जो भी करना चाहते हैं वो करें। तो हमने 30 नवंबर से पहले तो हमने अपना वो बिल तैयार करके और उसका, क्योंकि असेंबली इन सेशन नहीं है, ऑर्डिनेंस के लिए गवर्नर साहब को भेज दिया था। कैबिनेट ने भी उसकी मंजूरी दे दी थी और उसकी एक कॉपी हमने इलेक्शन कमीशन को भी भेजी थी और साथ ये रिक्वेस्ट भी भेजी थी कि हमें इसमें जो है ना 1.5-2 हफ्ते का मजीद टाइम अगर दे दिया जाए। लेकिन मेरा ख्याल है कि आइंदा 2-3 दिन के अंदर हम उस ऑर्डिनेंस पे साइन करवा के इलेक्शन कमीशन को भिजवा देंगे और वो फिर असेंबली के अंदर जो है ना आइंदा जब असेंबली सेशन होगा उसमें इसकी अप्रूवल भी ले ली जाएगी। लेकिन ऑर्डिनेंस में साइन होने के बाद कानूनी तौर पर इसमें कोई चीज बाकी नहीं रहती और इलेक्शन कमीशन उस ऑर्डिनेंस के अंदर जो चीजें तयशुदा हैं उसके मुताबिक इंतखाबात की तैयारी के लिए काम कर सकता है। बहुत शुक्रिया महमूद रशीद साहब। खालिद साहब, आप ज़रा इस मामले में टेक्निकल वो हैं, ये हल्का बंदियों को हर बार क्यों छेड़ा जाता है, क्या इसकी कोई टेक्निकल रीज़न होती है? देखिए, ये हल्का बंदियाँ जो हैं ये इनका आइन के तहत, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के तहत और जो नया लोकल बॉडीज़ हमारा एक्ट बन रहा है उसके तहत जो है वो हुकूमत की तरजीहात जो हैं वो आबादी की बुनियाद पर उसमें देखा कि ये जाता है कि हुकूमत ने जिस हल्के को बनाना चाह रही है या यूसी का इलेक्शन करवाना चाह रही है या तहसील कौंसिल का इलेक्शन करवाना चाह रही है या ज़िला कौंसिल का इलेक्शन करवाना चाह रही है,
या विलेज काउंसिल का इलेक्शन करवाना चाह रही है, उसके लिए उसकी तादाद का जो तयन है वो हुकूमत की तरफ से किया जाता है। फिर उस तादाद की बुनियाद पर जो है उस एरिए का जो फैसला है उसका जो नोटिफिकेशन है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से किया जाता है। और पहले भी ये जो इत्तेहादियों की बात कर रहे थे, ये इत्तेहादी काफ लीग ही वाहद इत्तेहादी है पंजाब के अंदर, तो उनकी दरख्वास्त पर, उनकी सिफारिश पर ज़िला कौंसिल पहले 2019 के जो एक्ट था, बलदियाती एक्ट था, उसमें शामिल नहीं थी, सिर्फ तहसील कौंसिल थी। वो ज़िला कौंसिल भी बहाल कर दी गई है और विलेज कौंसिल जो है उसका दायरा कार जो है एक गांव से बढ़ाकर एक यूनियन कौंसिल की सतह तक जो है वो हल्का उसको बढ़ा दिया गया। ये भी काफ लीग की डिमांड पर किया गया है। और जिस तरह महमूद रशीद साहब कह रहे थे कि उनकी बाकी जो सिफारशात हैं उनको भी जो है उसका किसी हद तक हिस्सा जो है नए एक्ट का बनाया जा रहा है। और अब ये अमल जो है ये इलेक्शन कमीशन की तरफ से 3-4 रोज़ में शुरू हो जाएगा। शफीक साहब, जैसे ये कह रहे हैं कि ये अमल जो है 3-4 रोज़ में शुरू हो जाएगा, तो अगर फ़र्ज़ करें नहीं होता और हुकूमत जो इलेक्शन कमीशन ने पुरानी हल्का बंदियों के ऊपर ही इलेक्शन कराती है, तो मेरा ख्याल है कोई इतना बड़ा चेंज तो नहीं होगा। अगर हुकूमत भी जो नई हल्का बंदियाँ कर रही होगी, वो जाहिर है इंतजामी अमूर को सामने रख के हल्का बंदी होती है। माजी में होते रही नहीं हल्का बंदियाँ, उसमें ये होता है कि इसमें बरादरी कौन सी है। अच्छा, अगर एक हल्के में कुछ इलाकों में बरादरी अपना जो, ये बड़ी टेक्निकल बात है जो आप कह रहे हो, जो हुकूमती अपना कैंडिडेट वो बरादरी वो उसको खींच के उधर ले आते हैं। फिर वह देखते हैं कि भाई पॉवर्टी कच्ची आबादियाँ कहाँ पे हैं, तो उनको ले आते हैं। फिर वो जो सबसे ज़्यादा जो उसको इग्नोर करते हैं ना पोलिटिकल पार्टियाँ, इकोनॉमिकली जो एरिया अपना डेवलप होते हैं उसको अपने साथ शामिल नहीं करते, वो जो गरीबों की आवाज़ नहीं उठाते। तो ये टेक्निकल चीज़ें हैं। फिर ये भी करते हैं कि देही और अपना एक शहरी हल्का साथ देही हल्का आता है, तो उसमें देखते हैं कि हमारा उम्मीदवार कौन सा है, तो उसमें वो दही हल्का शामिल कर देते हैं। अच्छा, ताकि जो हमारा उम्मीदवार है ये अपना उसको उस इलाके से वोट मिले। तो ये बड़ी टेक्निकल चीज़ें और माजी में हुकूमतें करती रही हैं। अब आपने कहा है कि भाई ये अपना अगर इलेक्शन कमीशन जो नई हल्का बंदियाँ कर रहा है और ये अगर वो ना अपना हुकूमत ना आपस में बात बने, लेकिन ये हुकूमत का काम है और उसे करना चाहिए। ये कोई नहीं कि भाई हर चीज़ अगर इलेक्शन कमीशन की जिम्मे डाल देनी है, तो ये तरीका नहीं है। जो आप पार्लियामेंट ने आइन अपना पास कर दिया, जो बिल पास कर दिया, अब इलेक्शन कमीशन को उस पर अमल करना होगा। और हल्के बंदियाँ इतनी सेंसिटिव है अपना इलेक्शन में कि हल्का बंदियों अगर आप 2-4 हल्के 20 पोलिंग स्टेशन और 30 पोलिंग स्टेशन इधर उधर कर दें, तो उम्मीदवार वो है वो उसका इलेक्शन खतरे में पड़ जाता है। शफीक, हल्का बंदियों के माजी की हल्का बंदियों की जो बात कर रहे हैं, उस हवाले से मैं आपको बताऊं कि नून लीग माजी में जिस तरह जस्टिस मलक कयूम से अदालतों से फैसले अपनी मर्जी की लेती रही है, जस्टिस मलक कयूम माजी में पंजाब लोकल इलेक्शन अथॉरिटी के भी चेयरमैन होते थे और उनसे भी अपनी मर्जी की वो हल्का बंदियां भी सलमान हल्का बंदियां असरअंदाज होती हैं। देखिए, बड़ी बुनियादी सी बात है कि कोई भी सियासी जमात जो इक़्तिदार में होती है वो हल्का बंदियों की जो मामलात है ना उसको बतौर हथियार इस्तेमाल करती है। ठीक है, अपनी मर्जी के मुताबिक अपने नताइज निकालने के लिए उसके अंदर हल्का बंदियां करते हैं। और ख़ास तौर पे ये जो MPs MNAs होते हैं ना, ये लोकल गवर्नमेंट में अपनी मर्जी और मंशा के मुताबिक हल्का बंदियां करते हैं, क्योंकि रिश्तेदार तो इन्हीं के लड़ रहे होते हैं ना नीचे इलेक्शन। एक तो ये एक तो देखिए ये क्यों होती है हल्का बंदियां बार बार। जब आप हर दफ़ा एक नया बलदियाती निज़ाम लोकल गवर्नमेंट का सिस्टम लाएंगे, हर दफ़ा सिस्टम को चेंज करेंगे। अब जनरल मुशर्रफ के दौर में यूनियन काउंसिल का मॉडल था, आपने उसको तोड़ के आपने कहा नहीं विलेज काउंसिल बनानी है, आपने कहा नेबरहुड काउंसिल बनानी है, तो फिर आपकी हल्का बंदियां तब्दील हो जाएंगी। हालांकि देखिए ये प्योरली इलेक्शन कमीशन का काम है और वो पॉपुलेशन को बेस बना के ना उसके मुताबिक इसको डील करता है। लेकिन इसमें पॉलिटिकल इंटरवेंशन इतनी ज्यादा है जिसकी वजह से हमारे यहाँ हर दफा हल्का बंदियों को बुनियाद बनाकर इलेक्शन लड़ने की जो रवायत पैदा हो गई ना, उससे फिर पॉलिटिकल एजेंडा जो है ना वो डोमिनेंट हो जाता है। एक बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि देखिए पंजाब का दूसरी बात, मुझे तो इजाजत है वैसे नहीं मैं नहीं, खालिद साहब अगर आप इजाजत देंगे, क्योंकि ये रजिस्टर्ड आपके नाम से है, ये सिर्फ दूसरी नहीं तीसरी की भी। अच्छा ठीक है। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि जो पंजाब में इस वक्त लोकल गवर्नमेंट का सिस्टम आया है, मैंने चारों लोकल गवर्नमेंट के सिस्टम को देखा है, KPK को भी देखा है, सिंध का भी जो भी हमने कल बात की थी, बलूचिस्तान का भी देखा है। ये बहुत बेहतर सिस्टम है और इसमें मुस्लिम लीग काफ की जो मुशावरत शामिल हो गई है वो भी, और जो पंजाब ने यहाँ पे तमाम स्टेक होल्डर को इंगेज करके किया है, ये आइडियल नहीं है आर्टिकल 140A के मुताबिक, लेकिन बाकी 3 सूबों के मुकाबले में बहुत बेहतर है। अब सवाल सिर्फ ये है कि वो जो EVM के ऊपर इलेक्शन कराने की बात की जा रही है, जो फवाद साहब ने भी कहा है, महमूद रशीद साहब भी कह रहे हैं, हुकूमत भी कह रही है, कल प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि जी EVM पे इलेक्शन करवाएं। अब देखना यह है कि क्या ये एक पायलट प्रोजेक्ट जो इलेक्शन कमीशन ने कहा था कि जी हमें जनरल इलेक्शन पे जाने से पहले
एक ईवीएम के ऊपर जो है ना एक पायलट प्रोजेक्ट शुरू करना पड़ेगा। तो मैं कहता हूं कि ये दिस इज अ बेस्ट अपॉर्चुनिटी कि अप्रैल में या मार्च में जब भी इंतखाब होते हैं, आप इसको अगर पूरा इलेक्शन नहीं करा सकते 20% कवर कर लें, इसको ईवीएम पे लेके चले जाएं ताकि एक पिक्चर भी वाजे हो जाए, लोगों को तजर्बा भी हो जाए कि इसका नतीजा क्या निकलता है, बाकी कितना ये बेहतर है और कितना बेहतर नहीं है। तो मैं समझता हूं इसके ऊपर अना का मसला बनाने की बजाय हुकूमत के दरमियान और इलेक्शन कमीशन के दरमियान पंजाब में जो लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शन होने हैं उसके अंदर ईवीएम को एक तजर्बे के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। महमूद रशीद साहब ने एक बड़ी बारीक बात की है। अब देखें अपना मुस्लिम लीग काफ का जो है अपना पंजाब के इत्तेहाद में जो हिस्सा है बड़ा नॉमिनल है, वो इतना बड़ा नहीं है कि वो कोई परेशान कर सके। लेकिन महमूद रशीद साहब ने कहा है हम इत्तेहादियों के साथ मशावरत पे चल रहे हैं और उनको मुतमिन किए बगैर हम कोई कानून साजी नहीं लाएंगे। और ये प्राइम मिनिस्टर का एक बड़ा अच्छा प्रोग्रेटिव है कि वो सबको साथ लेके चल रहे हैं, माजी की तरह नहीं है। और मुस्लिम लीग नून के दौर में देखेंगे इत्तेहादी रोज़ नाराज़ होते थे। तो ये एक पॉजिटिव चीज़ है और ये क्या समझते हैं आप कि इससे कोई पॉजिटिव रिजल्ट निकलेंगे। और सलमान साहब ने कहा है कि मुस्लिम लीग काफ जो है वो एक पेज पे आ जाएंगे तो इलेक्शन जो है लोकल बॉडीज़ की हो जाएंगे। देखिए बात ये कि एक पेज पे तो शफीक साहब हैं, तो ज्वाइंट सेशन में वोट दिया ना। बिल्कुल ज्वाइंट सेशन में वोट देने का मतलब यही है ना कि उन्होंने इसको एक्सेप्ट किया, ईवीएम का एक्सेप्ट कर लिया, एक्सेप्ट किया तो दिया ना। तो ये तो बाकी छोटी छोटी जिज्जियात हैं, ये चलती रहती है। मैं एक वाक़या आपसे शेयर करना चाह रहा हूँ। लाहौर में एक इलेक्शन हुआ, अलीम खान साहब का शायद था और मुकाबले में वो स्पीकर सर हयात सादिक, वो पीटीआई ऑलमोस्ट जीत चुकी थी। ऑल ऑफ ए सडन पता चला कि एक ऐसा हल्का जो नून लीग का जो पीटीआई का बड़ा मजबूत था उसको हल्का बंदियों में से निकाल के बाहर फेंक दिया गया। और उसके बाद वो जब वो सर पे आया इलेक्शन वाले दिन और वो पर्चियां शर्चियां लेके वहां गए तो पता चला कि ये तो आपको हद में उससे निकाल दिया गया हल्का बंदियों से। तो ये जो टेक्निकल फ्रॉड थे इसका हल ही ये है कि जो हुकूमत अब हल्का बंदियाँ कर रही है वो उसमें क्या कहते हैं मंजूर होगी बाकायदा असम्बली के अंदर, उसकी कानून साजी होगी। और वो जो टाइम दिया है इलेक्शन कमीशन ने उससे पहले महमूद रशीद साहब से चूँकि मेरी बात हो रही थी और वो बात कोई छुप के नहीं हो रही थी, वो वीपर पे हो रही थी, आपने भी सुन लिया था। तो उनका ये कहना था कि हमने ऑलमोस्ट होमवर्क मुकम्मल कर लिया है और हम आजकल में हम 2018 के इलेक्शन में एक और बारीक काम हुआ था। आपके ना जो सीधे पेंडू हो गया ना, ये तो शहरी दोनों बंदे हैं, दो एड्रेस होते हैं, एक आपका मुस्तकिल होता है गांव का और एक आपका अपना शहर का होता है। अब इन्होंने ये काम किया कि देखें मैं अपनी मिसाल देता हूँ, हमारे घर में 6 वोट थे, बाकी सारे लाहौर में थे। मेरी एक बेटी का उन्होंने अपना परमानेंट एड्रेस अटक में दे दिया। तो मैं उनके पास गया, मैं कि ये क्या तमाशा, पता चला कि ऐसे सैकड़ों लोग थे जो जिनका ये साथ याद हुआ था। और हम सुबह 8 बजे वोट कास्ट करके फिर हम अटक गए और वहां जाके हमने वोट कास्ट किया। ये भी एक बड़ा बारीक काम होता है और मुस्लिम लीग नून इसमें माहिर है, एक्सपर्ट है। और इसमें जो पीटीआई है इनको इसमें तवज्जो देनी होगी कि लोगों को भी असल मसला है, लोग जो है ना वो खुद इलेक्शन कमीशन जाएं, रब्ता करें, उनकी वेबसाइट पे जाएं और अपना जो रीसेंट एड्रेस है या जो एड्रेस देना चाहते हैं, जहाँ वोट कास्ट करना चाहते हैं, फॉर्म भरे तो उनके वोट वहां पर। अब तो बात कर दूं, इलेक्शन कमीशन ने एक कैंपेन शुरू की हुई है वोटर तस्दीक के। वही मैं कहने लगा था। उसको फायदा उठाएं। हम एक मैसेज देना चाहिए कि लोग जो हैं उस मैसेज उसके नंबर पे ऊपर जो अपना आईडी कार्ड भेजें, आपको फौरी तौर पे पता चल जाएगा कि आपका वोट सही जगह पर है या गलत है। अगर गलत है तो आपको उसको फौरी तौर पे अच्छा जी दुरुस्त करवाना। वो पंजाब में आप मनपसंद हल्का बंदियों की बात कर रहे हैं ना, सलमान जानता है इसको इलेक्शन की टर्म में जेरीमैंडरिंग और हमारे एक साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन थे बाबर फतेह याकूब, तो उन्होंने गुजरांवाला में उनके भाई को इलेक्शन लड़वाना था। तो उन्होंने पूरे गुजरांवाला डिस्ट्रिक्ट के अंदर से जहां जहां उनकी बरादरी के लोग थे उसको करके पूरे डिस्ट्रिक्ट के अंदर हल्का जो है वो बनवा दिया। तो ये हर इलेक्शन के अंदर जो है हल्का बंदियों एक टेक्निकल चीज है। शुक्र करें कि उनकी बरादरी कहीं सिंध में नहीं रहती थी, नहीं तो हल्का वहां तक पहुंच जाता। अच्छा, ये पंजाब में तो किसी हद तक मामला सुलझ गए, लेकिन सिंध के अंदर पीपल्स पार्टी के खिलाफ जो क्या कहते हैं मुखालफिन है वो खड़े हुए हैं और उनका ये कहना है कि ये जो बल्दियाती निज़ाम ला रहे हैं इससे बेहतर तो ये कि ना ही लेके आए। खुरम शेर हमारे साथ, खुरम शेर जमान साहब पीटीआई के रहनुमा हैं, वो हमारे साथ मौजूद है। मैंने कहा चलते उनसे भी अपडेट ले लेते हैं। खुरम साहब, कहाँ तक बात पहुंची, कोई बात सुनने पर तैयार हुआ कि नहीं आपकी? नहीं जी, मेरे तो इल्म में नहीं है कि वो बात सुनने के लिए राजी हुई है या बात करने के लिए राजी नहीं हुई है, इसके बारे में मुझे इल्म नहीं है। लेकिन बात असल में यह है कि आप मुझे बताएं कि पंजाब हो गया, केपी हो गया,
यहाँ पर भी इस्लामाबाद के अंदर भी बलदियाती जो है इलेक्शन तकरीबन सर के ऊपर खड़े हैं और बिल्स भी वहां पर आए हैं। क्या आपने सुना कि वहां पे इतना शोर शराबा हुआ है? यहाँ कुछ तो है ना, या तो दाल में काली है, लेकिन मुझे तो नजर आ रहा है कि पूरी दाल ही काली है। उसमें 2-4 चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। फॉर एग्जाम्पल कि आप देखेंगे इन्होंने मेयर का जो इंतखाब रखा है वो इन्होंने बगैर जो है ना इलेक्ट हुए मेयर आ सकता है। सबसे पहला मसला ये है। दूसरा सबसे बड़ा मसला ये है कि इन्होंने सीक्रेट बैलेट कर दिया है। सीक्रेट बैलेट से मुराद है कि पैसा खर्च करो, जिसके जमीन को खरीदो और मेयर बन जाओ। तीसरी चीज ये है कि आने वाला जो मेयर होगा सूबे सिंध के अंदर जितने शहरों में आएगा वो ना तो फाइनेंशियली एम्पावर्ड होगा ना वो पॉलिटिकली एम्पावर्ड होगा, और बनस्बत के उसके इख्तियारात बढ़ा दिए जाते हैं। अवामी मसाइल की चीजें उसको और दे दी जाती हैं, वापस ले ली गई हैं। मतलब अंदाजा लगाएं कि ट्रांसपोर्ट का निज़ाम जो है वो मेयर के पास नहीं है, और लोकल पुलिसिंग जो है वो मेयर के पास नहीं है। बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी हो गई वो मेयर के पास नहीं है। जबानी कह दिया कि शायद ये लोग वाटर बोर्ड और उसके साथ साथ सैनिटेशन देंगे, लेकिन कहीं पे लिखा हुआ नहीं है। सो ऐसे बेशुमार मसाइल हैं। ये नहीं पता कि उसकी इनकम कहाँ से जनरेट होगी, वो शहर को दुरुस्त कैसे करेगा, वो सड़कें किस तरीके से बनाएगा। अच्छा भाई ये बताइएगा कि सिंध जो है वो ईवीएम के इस्तेमाल पे भी बड़ा रिलेक्टेंट है, और पंजाब ने तो ऐलान भी कर दिया। क्यों रिलेक्टेंट है वो? देखिए असल में नियतों का फुकदान है ना। ये चाहते नहीं है कि बेहतरी आए मुल्क के अंदर, और जबरदस्ती की बस तनकीद करनी है और जबरदस्ती की जो है मुखालफत करनी है। तो इस तरीके से तो नजर नहीं आता है कि कोई मुल्क को देखें। मेरा जरूर इख्तलाफ हो सकता है PMLN से, मेरा इख्तलाफ पीपल्स पार्टी से भी हो सकता है, लेकिन अगर दोनों ये सियासी जमातें ऐवान के अंदर कोई ऐसा बिल पेश करेंगी जो अवाम की मुफाद के लिए होगा, तो मेरी जिम्मेदारी है ना कि मैं उनको सपोर्ट करूं। ये तो नहीं हो सकता है कि बस जो है मुखालफत करनी है तो मुखालफत करनी, कोई रीजन होने चाहिए उसके ऊपर। बिल्कुल ठीक है। अब प्रोग्राम का ब्रेक लेना था, लेकिन बस एक जुमला मैं चाह रहा था। द न्यूज़ में ईवीएम के ऊपर ही वो इदारिया है, और उन्होंने इस पे कहा है कि जी जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो दूर होने चाहिए। कल हमने इसके ऊपर काफ़ी डिस्कशन भी की थी, शफीक साहब ने भी, मैंने भी, खालिद ने भी, कि बुनियादी तौर पर ये जो इस वक्त एक बदतमादी का थोड़ा सा माहौल पैदा हुआ है ना इलेक्शन कमीशन वर्सेस हुकूमत ईवीएम के ऊपर, उसका एक बेहतरीन रेजोल्यूशन तो खुद फवाद साहब ने भी तारीफ की है कि इलेक्शन कमीशन ने मुख्तलिफ कमेटियां बना दी हैं और हम उसके साथ कोऑपरेट करने के लिए तैयार हैं, चीज़ आगे जा रही है। और आज इलेक्शन कमीशन ने भी कहा है कि जनाब ईवीएम पे कोई उस तरह से मसला नहीं है, यानी कि हमारा कोई अना का मसला नहीं है, हमें कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं, उसके ऊपर हम काम कर रहे हैं। हमारी कमेटियों की रिपोर्ट आ जाएगी, अगर रिपोर्ट मुस्बत आ जाएगी तो हम आगे बढ़ेंगे। अभी फैसला नहीं हुआ हतमी तौर पर कि हमें ईवीएम पे जाना है, लेकिन एक प्रोसेस जो है वो शुरू हो चुका है हुकूमत में और इलेक्शन कमीशन के दरमियान। यानी जो माजी में थोड़े से अर्से पहले हम देख रहे थे एक बड़ा डेडलॉक था ना इलेक्शन कमीशन वर्सेस हुकूमत, अब वो डेडलॉक नहीं है। इस वक्त उनकी कमेटियों के अंदर मुख्तलिफ लोग आपस में बातचीत कर रहे हैं। हुकूमत ने भी एक कमेटी बनाई हुई है, जो कमेटी जो है वो इलेक्शन कमीशन के साथ कोऑपरेट कर रही है। तो मुझे लगता है कि कोई ना कोई मामला 2023 के इंतखाबात से पहले पहले वो भी सामने आएगा। और मैंने जैसे कहा है कि अगर एक पायलट प्रोजेक्ट के ऊपर कोई इत्तेफाक हो जाए लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन के अंदर, तो ये मैं समझता हूँ बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी हुकूमत की भी और इलेक्शन कमीशन। आप सिंध की बात कर रहे थे ना, सिंध के जो पोजीशन में क्यों इतराज है कि जो सिंध गवर्नमेंट है उसने जो अपना ये बल्दियाती एक्ट के सारे मामलात हैं वो उनका है रूरल ओरिएंटेड, उनका ना अर्बन ओरिएंटेड नहीं है, क्योंकि अर्बन शहर में पीपल्स पार्टी कमज़ोर है। जो मेन आपके शहर हैं हैदराबाद, कराची, मीरपुर ख़ास और नीचे सखर भी आ जाए, तो वहाँ में पीपल्स पार्टी के वो से नहीं है कि वो उसमें इतनी सीटें ले सके। इसलिए सारा फोकस उसने किया कि जो डेवलपमेंट के इदारे हैं वो अपने सिंध के हुकूमत के नीचे आ जाएं, ताकि इन फ्यूचर वो जो अपना हमारे लोकल गवर्नमेंट के इदारे उनके अंडर ना आए। तो वो अगर सिंध हुकूमत को सोचना चाहिए कि अगर देही सिंध जो है वो उसके शहरी हैं, तो जो शहरी सिंध है वो भी उसके शहरी हैं, उसका बराबर काउंट करें। राणा साहब, सिंध की जो अपोजिशन है उनका एक इल्ज़ाम ये भी है कि अब पीपल्स पार्टी जो है इंटीरियर सिंध के बाद कराची पर भी कब्जा करना चाहती है, जिसकी बुनियाद पर वहाँ जो नया एक्ट है उसमें जो DMCs हैं उनको ख़त्म करके अब 25 से 28 टाउन जो हैं वहाँ बनाए जा रहे हैं, और ऐसा इलेक्शन का ऐसा अमल अख्तियार किया जा रहा है, ऐसा तरीक़ेकार बनाया जा रहा है कि जिसके ज़रिए वो असरअंदाज हो सकें इलेक्शन के अमल। ठीक, एक ब्रेक ले लें, ब्रेक के बाद आते हैं और बात करेंगे NA 133। आज रात मुहिम ख़त्म हो रही है, क्या सूरत हाल है वहाँ, उस पर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद।
जी वेलकम बैक। और हम बात करेंगे NA 133 की, लेकिन मैं आप तीनों से गुजारिश करूंगा कि दुआ करें कि अल्लाह ताला पीपल्स पार्टी को हमेशा कायम दायम रखे, ज़िंदगी दे, क्योंकि परवेज़ अशरफ साहब का एक बयान छपा है कि लाहौर का इलेक्शन हमारी ज़िंदगी मौत का सवाल है, और हम नहीं चाहते कि अल्लाह ताला उन्हें ज़िंदगी दे। अब उनकी ज़िंदगी जो है अगर मशरूत हो फतह से, तो उसमें तो मैं भी कुछ नहीं कर सकता, सलमान भी कुछ नहीं कर सकता, शफीक भी कुछ नहीं कर सकता, भी कुछ नहीं कर सकते। हाँ मैं कह रहा था, और अच्छा आने के बावजूद आप भी कुछ नहीं कर सकते। राणा साहब बिल्कुल परवेज़ अशरफ साहब की इस बात से ना आपको यकीन आता है, ना हो सकता है लोगों को यकीन ना हमें है। यकीन है। लेकिन जब देखिए कि PTI इस इलेक्शन से शफीक साहब बाहर हुई और उसके साथ TLP भी बाहर हो गई, तो उस वक्त इस हलके के अंदर खामोशी थी, और खामोशी जो है वो ये इस वजह से थी कि पीपल्स पार्टी तो 5000 वोट लिए है और उनके मुकाबले में 80,000 नून लीग जो है वोट लेकर जीती हुई है, तो अब वहाँ इलेक्शन का तो कोई तसव्वुर नहीं था। लेकिन आप क्रेडिट दें कि ये जो 2 वीडियोज़ आई हैं, इन वीडियोज़ ने इस हलके के अंदर एक हाइप जो है अब वो क्रिएट कर दी है। और उसमें देखिए पीपल्स पार्टी के लोगों से बात हुई, वो कहते हैं कि हम सरप्राइज देंगे। वो सरप्राइज किस किस्म का देना चाहते हैं? वो कहते हैं, एक तो वो कहते हैं कि हम जीत कर सरप्राइज देंगे, दूसरा वो कहते हैं कि अगर हम नहीं जीतते और हमारे वोट बढ़ जाते हैं और नून लीग के कम हो जाते हैं तो ये भी सरप्राइज है। बिल्कुल ठीक है। वो ये जो सरप्राइज की बात कर रहे हैं ना, एक वो बंदा ने बाहर लिखा हुआ था कि हैरान कुन सेल, तो वो अंदर घुसा तो हर चीज़ महंगी, हर चीज़ महंगी। तो उसने उससे कहा काउंटर वाले को कि हैरान को होके कि यार हर चीज़ तो महंगी है, तो तुम कह रहे थे हैरान कुन सेल, कहता हैरान हो गए ना, तो हमने यही तो लिखा था कि हैरान कुन सेल। तो पीपल्स पार्टी मेरा ख्याल है उसी तरह का हैरान होना चाह रही है, और वो चाह रही है कि चलो कुछ ना कुछ तो मिलेगा। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि पीपल्स पार्टी एक दरीना ख्वाहिश थी पीपल्स पार्टी की पंजाब में और लाहौर में रिवाइवल की, तो वो किसी हद तक जो है वो रिवाइवल तो हुई है। 133 ने कम से कम ये माहौल तो बना दिया ना कि कई सालों के बाद 2 पार्टियां पाकिस्तान की आमने सामने आ गई है, तीसरी पार्टी टेक्निकल तौर पे आउट हो चुकी है। ये जो मंजरनामा पीपल्स पार्टी और PMLN का बना है, माजी में आपको पता है 88 के इलेक्शन, 90s के इलेक्शन, 93, 97, ये सारे आपस में मिलते थे ना, तो एक माहौल तो उन्होंने बना दिया, इसमें तो कोई शक नहीं है। क्योंकि मेरा हल्का है, एक माहौल पीपल्स पार्टी ने बनाया हुआ। अब सवाल ये है कि जो माहौल बना है और 2-2 हज़ार के वोट भी खरीदे गए माशाल्लाह, दोनों पार्टियों ने इसमें बड़ा रोल प्ले किया। मेरा तो हल्का, मुझे तो पता है कि लोग किस तरह से जाके शनाख्ती कार्ड दे रहे हैं और शनाख्ती कार्ड ले रहे हैं और किस तरीके से पैसे बट रहे हैं। तो मैं कह रहा हूँ असल बात ये है कि देखना सिर्फ ये है, देखिए ये बात हम बार बार कंपैरिजन कर रहे हैं कि 2018 के इलेक्शन में इतने वोट पड़े थे। आपको पता है बाई इलेक्शन के अंदर वोट कम ही पड़ते हैं। मैंने आपको मिसाल बताई थी मंदोखेल का इलेक्शन कराची वाला, जो सिर्फ 15,000 वोट लेके शफीक साहब MLA बना है, यानी कराची जैसे शहर से 15,000 वोट लेके अभी इलेक्शन जीता। तो इसलिए बाई इलेक्शन के अंदर वोट तो कम पड़ेगा। अब सिर्फ ये देखना ये है कि बढ़तरी जो है ना PMLN में और पीपल्स पार्टी में, जो जीतेगा और जो हारेगा उसके दरमियान जो फर्क है वो डिटरमिन कर देगा कि पीपल्स पार्टी आपसे भी एक सवाल है कि आप हमारे लिए तो इस हल्के के सबसे अहम वोटर हैं, क्या आप वोट डालने जा रहे हैं और किसको दे रहे हैं वोट? ये वोट इनका है जो हमारा नहीं, लेकिन मैं सवाल है, लेकिन ये मेरा पर्सनल सवाल है, इसको मेरे साथ ही रहने दें। नहीं, शफीक साहब एक बात का तो हमें हक है कि हम सलमान का शनाख्ती कार्ड चेक करें इसकी जेब में है या नहीं। ये तो हमारा हक है ना कि हम ये देख सकें। ये वहाँ के माहौल की बात कर रहे हैं, सलमान साहब भी, फारूक साहब भी, आपने भी जिक्र किया। तो कल मैं हल्के में गया और मैंने 8-9 चाय पी मुख्तलिफ ढाबों में लोगों के पास जाके, लेकिन यकीन करें कि पीपल्स पार्टी की कोई कहानी उसे नहीं। वैसे उन्होंने माहौल क्रिएट किया हुआ, बैनर देख लें, ये देख लें, फ्लैक्सें देख लें, वो है। लेकिन ईमानदारी से बात की जाए तो पीपल्स पार्टी वहाँ कहीं नहीं। और मुझे खतरा है कि जो आपके जो कहते हैं ना कि वो तीसरे नंबर पे आ जाएगी, कि तीसरे नंबर पे। नैयर बुखारी साहब हमारे साथ लाइन पे। नैयर साहब अस्सलाम वालेकुम। NA 133 पे बात हो रही है, आज ख़त्म हो जाएगा टाइम उसका, इलेक्शन कैंपेन का। आप लोग मुतमईन हैं कि आप जो इम्पैक्ट क्रिएट करना चाह रहे थे वो हुआ? इंशाल्लाह देखें जी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपना शेयर जरूर हासिल करेगी और उसके लिए कैंपेन भी हमारे कैंडिडेट ने की है और हम पुरुमीद भी हैं और पुरुमीद हैं। अच्छा, पुरुमीद हैं। तो क्या ये इतना बड़ा मार्का और इतना बड़ा एक मौजज़ा मुमकिन लगता है आपको कि आप पीपल्स पार्टी जिसको चंद 100 वोट मिले थे उस हलके में, वो हज़ारों वोट पाने वाली मुस्लिम लीग नून को पछाड़ पाएगी? ये मौजज़ा अब जिंदगी में हम देख पाएंगे? देखिए ना, इलेक्शंस के बारे में प्रेडिक्शंस
बहुत ज़्यादा पिछले रिजल्ट पे डिपेंड नहीं करती है। इलेक्शंस के बारे में आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं जो गिवन सर्कमस्टांसेस हो, जो मौजूदा सूरत हाल है उसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी समझती है, क्योंकि पीटीआई बाय डिज़ाइन वहाँ से बाहर चली गई और फिर जो सूरत हाल है उसकी पीटीआई के वोटर्स की उनके बारे में जो अप्रोच है, जो सूरत हाल इकोनॉमिक कंडीशन और बाकी सारी सूरत हाल है, उसमें हम समझेंगे पीपल्स पार्टी कंटेस्ट में है और कंटेस्ट में तो हमें लेट्स सी कब हम जीतते हैं या हारते हैं, लेकिन वी आर इन दिस कंटेस्ट। जी बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया। साहब एक बात मैं कहूँगा, मैं खालिद साहब से एग्री करूँगा, आप वैसे तीसरे नंबर पे देते हैं उनको कि पीपल्स पार्टी का वोटर मुतहरक हुआ है। वो जो ज्याला है ना, मुझे पुराने अपने दौर के ज्याले नजर आए कि जो वहाँ आए हुए थे बाबा बड़े में कि आप यहाँ क्या लेने हैं भाई, हमारे पार्टी का इलेक्शन है। ये एक चीज़ उन्होंने वर्कर को मोटिवेट कर दिया और यहाँ उनकी क़यादत बैठी और चाहे हार जीत नहीं, बुखारी साहब बिल्कुल ठीक है, हार जीत एक तरफ, लेकिन एक बार उन्होंने अपना उस हल्के में वोटर जो मुतहरक कर दिया है। अब ये जो तहरीक है वोटर के अंदर या जालों के अंदर, इसको आगे कैसे वो ट्रांसलेट करते हैं, ये पीपल्स पार्टी पे है। देखिए सब सिर्फ पीपल्स पार्टी का जियाला जो पीपल्स पार्टी के अंदर है वो मुतहरक नहीं, बल्कि पीपल्स पार्टी का जो जियाला बड़ी तादाद में जो पीपल्स पार्टी के लोग थे वो पीटीआई में चले गए थे और पीटीआई इस वक्त इलेक्शन से बाहर है। तो उनकी भी जो पीटीआई के अंदर है वो लोग जो पीपल्स पार्टी से गए हैं वो भी हमदर्दी किसी हद तक अब इस इलेक्शन में असलम गिल के साथ। क्योंकि देखिए मैं आपको एक बात बताऊँ, मैं आपको भी वॉच करता हूँ और वो सारा कुछ, जब किसी जाले के कान में वो पुराना वाला या अल्लाह या रसूल बेनज़ीर बेकसूर और फासलों में घिर गई बिनते अर्ज़े एशिया अल मदद या खुदा, जब वो पढ़ता है तो उसके अंदर एक वाइब्रेशन तो पैदा होती है, ठीक है ना। और यही मौका है, मुझे तो ये बताया किसी ने कि उन्होंने अपने तमाम इलेक्शन उसके अंदर जमशेद चीमा साहब की तस्वीर भी लगाई हुई है कि जनाब शुक्र है आपकी वजह से हमें जिंदा होने का मौका मिल गया है। सलमान साहब को हल्का उनसे पूछे ना, वो क्या है सलमान साहब? नहीं, मैंने तो पहले बता दिया कि इस हल्के के अंदर जो है वो बज़ाहिर तो PMLN जो है वो एक स्ट्रॉन्ग पार्टी के तौर पे मौजूद है। अब पीपल्स पार्टी मैं सिर्फ ये देखना चाहता हूँ कि पीपल्स पार्टी किस मार्जिन को अचीव करती है, कितना वोट अपना बढ़ाती है और कितना वोट उसका कम होता है। और जो सबसे बड़ा सवाल भी ये भी है कि क्या वोटर बाहर निकलेगा या नहीं निकलेगा। क्या इसका, अगर ये कराची वाला इलेक्शन होना है तो फिर ये एक बड़ा सवालिया निशान है इन दोनों पॉलिटिकल पार्टीज़ के वर्कर्स के ऊपर भी, वोटर्स के ऊपर भी और इलेक्शन की क्रेडिबिलिटी के ऊपर भी, अगर ये कराची वाला इलेक्शन हुआ। लेकिन मुझे उम्मीद है कि बिल्कुल सही कहा कि ये देखते हैं कि जो पार्टी अपने वोटर्स को बाहर लाएगी, ये भी देख रहे हैं कि मुस्लिम लीग नून की क्या वोटर टर्नआउट क्या होता है। अब देखिए इसमें हमदर्दी का वोट भी है और इसकी पहले उनका उम्मीदवार जीत चुका है, मलिक साहब जीत चुके हैं। अब ये देख रहे हैं कि क्या वो उसके करीब आते हैं या आधे होते हैं या मेरी इत्तला के मुताबिक वहां पर जो नून लीग की मकामी तंजीम है उसके अंदर भी एक डिवीजन है और वो जो नसीर भुट्टा यहाँ से MNA हुआ करते थे वो भी इस इलेक्शन में उम्मीदवार थे, वो पूरी तरह सपोर्ट नहीं कर रहे। अच्छा, दूसरी चीज खालिद साहब आपके भी इल्म में है, थोड़ी सी मेरे भी इल्म में है कि वहाँ पे एक मुस्लिम लीगी जो वर्कर थे उन्होंने एक जलसा रखा और जब क़यादत आई तो वहाँ लोग नहीं थे। जब नहीं थे तो क़यादत ने उन्हें बहुत ज़्यादा डांटा कि जलसा नाकाम हो गया। तो ज़िंदगी मौत अल्लाह के हाथ में। लेकिन मेरी खबर जो मेरे पास रिपोर्टर ने दी थी वो ये कि रात को वो सदमे से उनकी तबीयत ख़राब हुई और वो खालिक हकीकी से जा मिले। अल्लाह उनकी मग़फ़िरत करे, दर्जात बुलंद करे। ऐसे कमिटेड कारकुन ही तो ज़िंदगी में पार्टियों के लिए जो है वो होते हैं। नाज़रीन, आज का प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो रहा है। टॉप ट्रेंड भी NA 133 था और हमने कहा कि पीपल्स पार्टी ने इस प्रो में आके एक रौनक तो बना दी और वो शेर था कि दिल मरहूम को खुदा बख्शे, बड़ी रौनक लगाए रखता था। तो हम ये तो नहीं कह रहे कि जी परवेज़ अशरफ साहब ने जो कहा है कि मौत ज़िंदगी का मामला, सियासी जमातों के अंदर फतह शिकस्त और इलेक्शन चलते रहते हैं और असल चीज़ ये कि जमहूरियत को ज़िंदा रहना चाहिए। उसके लिए हम सब दुआगो हैं। इंशाअल्लाह सोमवार को मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।